स्वागत है ब्रेक के बाद और चलिए बढ़ते हैं आगे और बजट पर अब बताते हैं आपको बजट मेकर्स की आखिर क्या राय है। बजट में जो इनकम टैक्स बड़ा रिफॉर्म है उसको लेकर क्या राय है। वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे और अरुणीश चावला जो कि दीपम सचिव हैं, उनकी खास बातचीत हम आपको सामने रखते हैं। करोड़ रुपीस का रेवेन्यू राजस्व का लॉस होगा जो टैक्स बेनिफिट आप दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, और आप कह रहे हैं कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में। कोई असेसमेंट ऐसा कि 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अगर सरकार को हो रहा है तो इकोनॉमी पे उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग इन डिफरेंट सेक्टर? आप अलग अलग आंकड़े आप कंजम्पशन मल्टीप्लायर के कर सकते हैं। पॉइंट इज कि यदि वो जाता है, वो उसकी चॉइस है, वो कंज्यूम हो रहा है, सेव हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। आप हाउस होल्ड लेवल पे यदि आपके पास पैसा हो तो आप तरह तरह के निर्णय करते हैं। उसमें से कुछ निर्णय ये हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन के मुताबिक आप उसको हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं। आप घर बनाएंगे तो डिमांड क्रिएट होगी। आप यदि सेविंग्स में डालेंगे तो सेविंग बढ़ेगा, वो भी आएगा इकोनॉमी में। आप कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, जिसके कारण और सप्लाई साइड में इन्वेस्टमेंट कैपेक्स को प्रमोट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो डिफरेंट चैनल्स हैं और डिफरेंट चीजों में ये जाएगा। मेन चीज है कि ये सब वर्गों को जा रहा है, मिडिल क्लास करके खास करके इसमें फोकस है। लेकिन वैसे ये जो, क्योंकि स्लैब रेट चेंज जो है उसका बेनिफिट सब लोगों को जा रहा है। 5.8 लाख करोड़ रुपीस का नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है, जिसमें ऑफ कोर्स डिविडेंड पीएसयूज की तरफ से और आरबीआई की तरफ से। इसमें क्या कोई डेडिकेटेड टारगेट है जो पीएसयूज की तरफ से आए और आरबीआई की तरफ से आए? नहीं, पीएसयू का टारगेट क्लियरली है 69,000 करोड़ आरबीआई की तरफ से। आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक कंसोलिडेटेड बजट लाइन है जी। और उसके बाद बहुत सारी अदर सर्विसेज हैं जो कि डिपार्टमेंट के जरिए आती हैं, जिसमें फीस है, जिसमें स्पेक्ट्रम है, जिसमें और चार्जेस हैं। वो सारे यदि आप देखेंगे रिसीट बजट में सारा के सारे एग्जैक्टली दिए हैं कहां से वो रिसोर्स आएगा। जीएसटी कलेक्शन, मैं दीपम सेक्रेटरी के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल। जीएसटी कलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने देखा है कि ग्रोथ में कुछ कमी आई है। इसको कैसे आप ग्रोथ नंबर्स को कैसे बढ़ाएंगे, खासकर ओवरऑल कलेक्शन की बात करें? क्या हम कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं ताकि ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की जाए? आज तो जीएसटी का नंबर आया है, वो एक अच्छा आंकड़ा दिखा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर सर, उसके पहले नंबर्स करीब 8%। नहीं, अभी तो 11 जो वो है 11.7 आई थिंक 12% दिखाया है आज जो पिछले महीने का। 2 लाख करोड़ का आंकड़ा कम से कम ये टारगेट था कि 2 लाख करोड़ रुपए महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वो एक कंसिस्टेंट नंबर हो, बट वो नहीं, आप कंसिस्टेंसी नहीं कह सकते क्योंकि वो कंजम्पशन बेस्ड है और उसमें सीजनैलिटी भी होती है। आप उसको मंथ टू मंथ वाई ऑन वाई कंपैरिजंस होते हैं और वो लगातार वो आंकड़े दिए जा रहे हैं। जहां तक उस टारगेट को पुश करने का सवाल है, हमारा रैशनलाइजेशन का ही मकसद है जी। और जहां तक हो सके हम लोग जीएसटी में भी प्रयत्नशील हैं कि और रैशनलाइज हो। एक आखिरी सवाल सर, रेवेन्यू सेक्रेटरी आपसे, 4.5% का टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का, जो पहला एस्टिमेट था FY26 के लिए, उसको 4.4% रखा गया है। ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आई है, जो रिवाइज टारगेट है वो 10.18 लाख करोड़ का है FY25 के लिए। तो क्या इसकी वजह से है? और दूसरी चीज की जो FY26 का टारगेट है वो 11.11 लाख करोड़ से ऊपर नहीं है, वो 10.11 लाख करोड़ से है, करीब 10% की बढ़ोतरी। तो क्या कैपेक्स में जो ये कमी आई है वो, ऑफ कोर्स इलेक्शन ईयर था, इसको हम मद्देनजर रखना पड़ेगा, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन क्या FY26 का जो कैपेक्स टारगेट है वो अचीवेबल है कंसीडरिंग द? एक तो पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप एक टुकड़ों में कैपेक्स को देख रहे हैं, आप उसी फिगर को देख रहे हैं जो मैंने पहले भी कहा कि कैपेक्स जो है वो 3 जगह से देखा जाना चाहिए, गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस में। गवर्नमेंट में ही जो भारत सरकार की तरफ से एक डायरेक्ट कैपेक्स है, एक इनडायरेक्ट कैपेक्स है जो कि स्टेट के जरिए होता है। हम पैसा स्टेट्स को देते हैं और वहां से वो कैपेक्स होता है जी। वो यहां से ग्रांट में जाता है, इसलिए वो कैपेक्स में हम नहीं दिखाते, लेकिन उसको बजट में फर्स्ट पेज में ही शो करते हैं और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कैलकुलेट करते हैं। उसको हम कहते हैं ग्रांट इन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स।
यदि जल जीवन मिशन के लिए हम कुछ देते हैं तो वो सारे के सारे पाइप्ड वाटर सप्लाई इज कैपेक्स, लेकिन उस कैपेक्स को हम यहां से रेवेन्यू में दे रहे हैं ग्रांट स्टेट को, और स्टेट वो कैपेक्स कर रहा है, और उसका ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए हमने वो फिगर जितनी ऐसी सिचुएशन में आई हैं वो दिखाई गई हैं। लेकिन सर वो आपके टारगेट से अलग है। नहीं, वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि आप उसमें देखें तो आरई में 17% ग्रोथ है, क्योंकि आप जो 10% ग्रोथ कह रहे हैं उसकी जगह मैं कह रहा हूं 17% ग्रोथ हम दिखा रहे हैं। और हमें आशा है कि क्योंकि पूरा वर्ष हमें इस बार मिलेगा जिसमें कि हम लोग काम कर पाएंगे, तो जो हमने टारगेट दिया है वो हम पूरा कर पाएंगे। दीपम सेक्रेटरी के पास मैं आना चाहूंगा। ऑफ कोर्स जैसा कि आपने क्लैरिफाई किया कि सरकार का जो अप्रोच है वो क्लियर है, इंटेंट जो है वो क्लियर है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, और फॉर्चुनेटली इस वाइल दीपम सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। सर, जो टारगेट 47,000 करोड़ का है, ऑफ कोर्स वो डिसइन्वेस्टमेंट का स्टैंड अलोन टारगेट नहीं है, डिविडेंड भी है। नहीं, डिविडेंड नहीं, वो एसेट मोनेटाइजेशन का, एसेट मोनेटाइजेशन का जो 3 इयर्स का एसेट मोनेटाइजेशन का जो एक्सटेंशन है उसमें नया क्या है? जो पहले था उसमें 3 इयर्स का होगा, तो उसमें न्यू एलिमेंट क्या है? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि डिसइन्वेस्टमेंट का कोई फिक्स टारगेट नहीं है। हाँ, हम एक वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं।